नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 6 बजे के इस कार्यक्रम यानी कि रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। रणक्षेत्र अब महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि अब चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। जी हां, कल की अगर हम बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा के चुनाव की घोषणा कर दी गई। साफ तौर पर कल हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में चर्चा तो की थी आज, लेकिन मुख्य जो मुद्दा है वो हरियाणा चुनाव को लेकर है क्योंकि हरियाणा में अब बीजेपी के लिए भी अग्नि परीक्षा है, कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा है और आम आदमी पार्टी को क्या भुला दिया जाए। आम आदमी पार्टी भी एक मेजर प्लेयर के रूप में यहां पर एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो हरियाणा में लगभग 1 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। जी हां, 3 नवंबर को खत्म हो रहे बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार के कार्यकाल से लगभग 1 महीने पहले ही 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी थी, तभी से विधानसभा चुनाव के जल्द होने की अटकलें लगाई जा रही थी। नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को पिछड़े वर्ग के वोटों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया था, लेकिन उन्हें लोकसभा की 10 सीटें बचाए रखने के मुश्किल काम में कामयाबी नहीं मिली। फिर भी वे अपने राजनीतिक गुरु यानी मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर को कम करने में कामयाब रहे। मनोहर लाल करनाल की सुरक्षित सीट से लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्रीय मंत्री भी बन गए। ऐसा माना जाता है कि खट्टर का हरियाणा की राजनीति में दखल जारी है, जिससे सैनी के लिए काम करना उतना आसान नहीं है। लेकिन अमित शाह द्वारा यह स्पष्ट करने के बाद कि बीजेपी उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी, सैनी की छवि को बल मिला है। अब सैनी की जिम्मेदारी राज्य में बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाने के लिए मतदाताओं के असंतोष से पार पाना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति में जाट प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ओबीसी पर ध्यान केंद्रित करने की पार्टी की रणनीति से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसके बजाय जाट बनाम गैर जाट फैक्टर ने जाट मतदाताओं को एकजुट और रणनीतिक रूप से मतदान करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनके समुदाय के गैर भाजपा उम्मीदवारों को वोट मिल सकें। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि खट्टर की प्रमुख योजना परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी को लेकर मतदाताओं में असंतोष है। इस योजना की आलोचना की गई है कि डेटा के अनुचित संग्रह के कारण निवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनमें राज्य की सबसे लोकप्रिय पेंशन योजना भी शामिल है, जिसे पहली बार पूर्व उप प्रधानमंत्री और जाट नेता देवीलाल ने शुरू किया था। पीपीपी के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा है कि अब हर जिले में समाधान शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां एक विशेष टीम डेटा की गड़बड़ियों को ठीक कर रही है। स्थानीय लोग अपनी संपत्ति की आईडी को ठीक करवाने या बनवाने में आने वाली जटिलताओं की भी शिकायत करते हैं, जिसके कारण वे जमीन और संपत्ति को बेचने या खरीदने में असमर्थ हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीपीपी और संपत्ति आईडी दोनों योजनाओं को रद्द करने का वादा किया है। इस बीच पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग भी तेज होती जा रही है। बेरोजगारी को लेकर भी असंतोष बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार जिन मुद्दों का सामना विधानसभा चुनाव से पहले कर रही है, वे वही हैं जिनका सामना उसने लोकसभा चुनाव से पहले किया था। तो क्या कांग्रेस इस बार इसका फायदा उठा पाएगी? हालांकि कांग्रेस भी एक विभाजित घर के रूप में नजर आ रही है। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए उसे आपस में लड़ रहे गुटों को एकजुट करना होगा। आपस में जो गुट बन गए हैं उनको अब कांग्रेस को ठीक करना होगा, वरना चुनाव में दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव के उलट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, एक साथ नहीं है। कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में ना बटें, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को खुद के घर में नजर बनानी पड़ेगी। दरअसल हुड्डा द्वारा अपने बेटे दीपेंद्र को बढ़ावा देने से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने इस बार अपने मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षाओं को बहुत स्पष्ट कर दिया है। वो न्याय यात्रा के साथ मतदाताओं से जुड़ी रहीं, इसलिए कांग्रेस को अपने चेहरे पर स्पष्टीकरण करना होगा। कांग्रेस के लिए एक और चिंताजनक बात यह है कि जून में हुड्डा विरोधी खेमे को हरियाणा के दिग्गज नेता बंसीलाल की बहू किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने का झटका भी लगा है। इन सब तमाम बातों पर नजर डालते हुए तो एक चीज साफ हो जाती है कि यह चुनाव फिर से भाजपा और कांग्रेस के बीच है, जहां आम आदमी पार्टी बिना किसी ऐसे नेता के प्रभाव डालने के लिए संघर्ष कर रही है जो घर घर जाना चाहता हो।
लेकिन इस चुनाव में सबसे अहम परीक्षा हरियाणा की जनता की है। करेंगे इसी पर चर्चा से हमारे जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ेंगे और हमारे जो मेहमान हैं कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे, ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे हरियाणा में किसका वोट किसको जाएगा और इस वक्त फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। धीरे धीरे सारे गेस्ट जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी जो हमारे साथ टीवी में हमारे साथ आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और कांग्रेस के भी प्रवक्ता कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो प्रोफेसर विदु रावल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। टफ रहेगा, मुश्किल रहेगा, इतना आसान ये रास्ता नहीं है। कुछ लोग अभी आकलन करना शुरू कर दिया है। कोई कहता है हंग असेंबली हो जाएगी, कोई कहता है कुछ हो जाएगा। कांग्रेस के कोई कहता है 2 गुट बने हुए हैं, कोई कहता है बीजेपी को अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में बताइए, और जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट्स को अनाउंस कर दिया गया तो क्या रिएक्शन था? क्या ये समय पर्याप्त है? सब तैयारियां हो जाएंगी? रिजल्ट कैसे रहेंगे? उससे आपकी बातों से शुरुआत करते हैं, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और हमारे साथ रुद्र प्रताप जी भी हैं। शिवम जी, आपको नमस्कार और आप माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उन सबको मैं नम्र नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ऑफ द ब्लॉक्स हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है एक बहुत सुंदर तरीके से जो है अपने चुनाव के मैनेजमेंट का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार की प्रदेश की टीम है और प्रदेश से नीचे हमने जिला की हमारी जो टीम है, जिले से नीचे मंडल की टीम है, मंडल से नीचे हमारे शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र से नीचे बूथों की टीम है और बूथों से नीचे जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख हमारे हैं, इस नाते से एक बहुत बड़ी एक है, संगठनात्मक तौर पर देखें तो एक बहुत बड़ी फोर्स है। केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान की भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा की भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं जहां रहता हूं मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मेरे बूथ की भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कहना कि किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है, चुनौती नहीं है। चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट माना जाता था, जो 90 के दशक में एक जो शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, एंटी इनकम्बेंसी, ये उन सरकारों के था जो कि सरकार में आते थे मौज मनाने के लिए, हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाएं। जिस प्रकार से हमारे से पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हमने की थी, 6 मामलों में भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में जो है वो जमानत पर बाहर है, एफआईआर दर्ज है। और किस प्रकार से हरियाणा के किसानों की जमीनों को आधे और औने पौने रेटों में किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के जो दामाद श्री हैं उनको जिस प्रकार से इन्होंने औने पौने रेटों में दिया, ये सब प्रचलित है। हाई कोर्ट की उस सरकार के समय की टिप्पणियां हैं, किस प्रकार से बंदरबाट हुआ करती थी नौकरियों को, वन मैन शो कहा जाता था इनके चयन भर्ती आयोग को, इस प्रकार की टिप्पणियां। हमने उस भय भूख और भ्रष्टाचार के वातावरण को इनहेरिट किया था और उसमें किस प्रकार से जनता पार्टी आज बिना पर्ची बिना खर्ची के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां लगाई, किस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद जो था, जो कि एक सिंबल बन गया था, जहां का मुख्यमंत्री बनेगा उस जाति का ही मुख्यमंत्री रहेगा। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे, भाई मैं तो जो है जाट पहले हूं मुख्यमंत्री बाद में हूं। ताल कटोरा नेशनल स्टेडियम में मुख्यमंत्री रहते हुए इतना दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बयान दिया। तो उस समय ऐसी स्थिति से हम लेकर आए, आज 36 बिरादरी की सरकार है, आज जाट की भी सरकार, आज गुर्जर की भी सरकार है, आज सभी की सरकार है। आज जब सरकार काम करती है तो गरीब के लिए काम करती है। आज जब मैं आपके पैकेज को देख रहा था, उस पैकेज में आपने बड़ा विस्तार से जो है पीपीपी के बारे में बताया, परिवार पहचान पत्र, वो एक मैकेनिज्म है लोगों की आय पता करने का, जहां पर थोड़ा छोटे छोटे विवादों को जरूर जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन इसके बाद जो है, जो हुड्डा के समय 8.5 लाख लोगों को जो राशन कार्ड पर राशन मिला करता था, उससे बढ़कर आज 49 लाख हो गया। ये किस प्रकार से 5.5 गुना का जो इंक्रीज है, इस पर क्या ये लाभार्थी नहीं बढ़ेगा? केवल एक छुटपुट कोई 1-2 जगह पर अगर कोई छोटी परेशानी है जिनको दूर करने के लिए आपने खुद बताया समाधान शिविर लगाए, लेकिन उसको हाईलाइट किया जा रहा है। 5 गुना लोग जो लाभार्थी बढ़ गए उसकी चर्चा नहीं हो रही। इस प्रकार पिछले कुछ दिनों में बहुत थोड़े से समय में जो है चौधरी नायब सिंह सैनी ने अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, आज हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। अभी एक टीवी चैनल का सर्वेक्षण हम देख रहे थे,
जिसमें उनको जो है 33% जो है पॉपुलैरिटी के साथ जो है, उनसे 10% नीचे तक भी कोई नेता नहीं था हरियाणा का। इतने थोड़े से समय में इतनी ज्यादा लोकप्रियता किस बूते। आज जिस प्रकार उन्होंने गरीबों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर की बात की, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी, जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा में पहला ऐसा राज्य बना जो किसान की प्रत्येक फसल जो एमएसपी की जो सेंट्रल कमेटी लिस्ट करती, यानी 24 की 24 फसलों 24 फसलों पर, बिल्कुल ठीक है। कमल हांडा जी, आप एक मिनट बस, आपको हम सुन पा रहे हैं, आपको भी देख पा रहे हैं, आप पर आएंगे, लेकिन एक बार इनका पूरा हो जाए। स्वागत आपका भी है। समझना बड़ा जरूरी है। मेरे सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये 2 रुपए का चेक है, ये 2 रुपए का चेक दिया करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सत्यनारायण, ये हाथ बितना कितना ही लंबा, सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह का चेक है। इस प्रकार के एक और चेक है मेरे एक बार फिर से आप दिखा सकते हैं, फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं हम, आप फिर से दिखा सकते हैं। थोड़ा चेक पीछे ले जाइए, थोड़ा चेक पीछे ले जाइए। ये पड़ा हुआ था, ये आप देखिए, ये 2 रुपए के चेक जो है हरियाणा के किसानों को दिया करते थे ये लोग। ये पहचान बन गई थी, जो खुद को किसान जो है बतौर डेट हुए 22 मार्च 2013 हुड्डा सरकार के समय इन्होंने 10 साल तक किसान को फसल के खराबे का मुआवजा 1123 करोड़ रुपए कुल दिया, किसी भी प्रकार का मुआवजा दिया। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 22,000, बिल्कुल ठीक सुना, कहा 1100 करोड़, कहा 22,000 करोड़ जो है किसान को 22,567 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में हम दे चुके हैं। ये 20 गुना बढ़ गया। वही है, वही किसान है। एक दाना जो है, एक दाना अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या उनसे पहले की किसी सरकार ने खरीदा तो दिन तारीख जे फार्म बता दें। हम एक एक दाना खरीद रहे हैं और ये एक दाना भी नहीं खरीदते थे। चलिए, कितना बड़ा ठीक। लिख कर गए थे। फिर आप बिल्कुल इस विषय को पूरा कर रहा हूं मैं, अंतिम बात कह, हाँ ठीक, ये लिख कर गए थे। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 मुख्यमंत्री की कमेटी के अध्यक्ष थे 2010 में, लिख कर गए थे कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो अव्यवहारिक लागू नहीं हो सकती। हम आए, हमने पहली कलम से पहला कैबिनेट का जो फैसला किया वो ये किया कि एमएसपी के अंदर, आपको पता नहीं है कमल जी, आपके थोड़े आईक्यू से बाहर का विषय है ये। 50% नहीं, आपके आईक्यू से बाहर का विषय है। ठीक है, पर्सनल नहीं। फुल फॉर्म क्या होती है एमएसपी की? हाँ। एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे ये बोलेंगे, मैं भी जरूर डिबेट आपको एक्सपोज करूं, मैं डिबेट आपको एक्सपोज करूं, क्यों मजबूर करती हैं आप मुझे? शांत रहा करिए, अपने तरीके से रहा करिए। एमएसपी की फुल फॉर्म भी नहीं पता। ये सीपी का मतलब फालतू मत बोलना, मेरे को एक्सपोज करने वाले। Who the hell are you? आप हैं कौन? क्या होता है? आप हो क्या? +50 क्या होता है? How can you say that? वो हूं जो आपको How can you say that? करता हूं। मेरे को एक्सपोज करेंगे, what do you mean by that? यही महिलाओं मेरी बात कहने आप। चलिए, आप कॉमेडी, यही महिलाओं को सम्मान करते हैं। ठीक है, आप जो फर्क लेकर आइए, चलिए, ठीक है। एक शेर, सुंदर सा शेर। नहीं, एक बार मैं आता हूँ विदुर रावल जी, आप पर आता हूँ। चलिए, ठीक है, तापमान बढ़ गया पूरी डिबेट का, लेकिन चलिए शुरुआत यही है, राजनीति में यही है और चुनाव का बिगुल बच चुका है। हाँ ठीक है विदुर रावल जी, एक मुझे बोलने दीजिए। नहीं ठीक है, आप ही के पास आएंगे, आप ही के पास ये मूंग और मसूर की दाल। नहीं ठीक है, मूंग और मसूर की दाल मुझे एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज तो मैं आपको करने वाली हूं। ये सारा फिर पर्सनल चला जाएगा, ये सारा पर्सनल चला जाएगा। सर उन्होंने बोला पहले, मैंने नहीं बोला। हाँ ठीक, उन्होंने पहल की तो जवाब मैं जरूर दूंगी। चलिए, मैंने रिस्पॉन्स का मौका दिया, वो आपसे एमएसपी का। ठीक है, हाँ जी सुनिए, अब इनको चुप कराइए, अब इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। नहीं डाउन किसी का नहीं, आपका भी नहीं किया, इनका भी नहीं किया। चलिए आप बोलिए, आपको हम मौका दें। कमल हांडा जी इंटरप्ट ना करे, फिर वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं रहे, आप बोलिए ना। वो मेरे को बोलने नहीं देंगे आप तो। नहीं आप बोलिए ना कमल जी, आप बोलिए ना, आप बोलना शुरू। हाँ जी, आपको नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इनके पास तो चेहरे ही नहीं थे जो बातें करते हमारे लिए। और हुड्डा साहब का नाम जरा आदर से लिया करें, तमीज से लिया करें। बुजुर्गों का क्या आपने यही संस्कार है भाजपा के? एक मिनट, भाजपा के यही संस्कार है? एक्सपोजर मैं आपको करती, जरा आप रुकिए। आपने जो धड़ाधड़ झूठ बोले, जो आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं जनता को, 5 सीटें छीन ली ना जनता ने आपसे। जनता ने 5 सीटें छीन ली ना आपसे। रहेंगे तो फिर आपस में लड़ेंगे। चुप रहिए, डोमिनेट मत करने की कोशिश कीजिए। डोंट यू ट्राई टू डोमिनेट मी। मुझे दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप के लोग करते होंगे या दबते होंगे, मैं नहीं दबने वाली। माइंड इट, कीप क्वाइट। नहीं बोलेंगे कभी भी। एक झूठ पकड़ लीजिए, मैंने
बातें कही, मैं बता रही हूँ, ठीक है, चलिए कमल जी, विदु रावल जी, दोनों एक मिनट शांति से। जो इन्होंने संख्या बढ़ाई। एक बात मुझे बताएं, एनएचएम के कर्मचारी, ड्राइवर, डॉक्टर, किसान, 750 किसानों की हत्यारी, 4 किसान अभी मारे छर्रे से। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, नायब सैनी और खट्टर में पट नहीं रही। कल नायब सैनी भिड़ गए उससे पत्रकारों से, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उनको पता ही नहीं, बताया नहीं खट्टर जी ने। आप सुनिए, और अपने इलाके में उन्होंने क्या काम किया है, 0 अंडा। 20-60,000 किसान परिवार शुगर मिल से जुड़े हुए नारायणगढ़ में, जो उनका एरिया है। चलिए के मुंह पर बात करिए। नहीं, कमल जी ये कह रहे हैं कि 2 रुपए का चेक दिया जा रहा था, और इन्होंने, मैं उस पर भी आऊंगी। मैं इन्होंने बहुत सारी बातें की, उस पर भी आऊंगी, 1 बाय 1। आप उसी अपनी मर्जी का कोई झूठ पकड़ लीजिए, लेकिन नहीं तो माफी मांगिए, नहीं तो माफी मांगिए मुझे झूठा बोलने के लिए। क्यों, तुम क्या लगता है मेरे? नहीं, ठीक है, कोई देखिए वही वाली बात है ना, फिर जनता भी देखिए नेशनल टेलीविजन। एक बार ले लीजिए, अपने अपशब्दों को वापस ले लीजिए। अरे नहीं, ये ऐसे आप एक दूसरे को डांटिए नहीं, ठीक है, उनका जो पॉइंट है उसके ऊपर। कमल जी 2 रुपए के चेक से शुरू करते हैं, ठीक है। विदु जी उनका स्टेटमेंट आया, फिर आप बोलिए। चलिए ठीक है, कमल जी पर्सनली लड़ेंगे तो फिर जनता कहेगी, फिर लड़ाई होगी आगे। आपको रोज एक्सपोज करता हूं, ये औकात है, रोज एक्सपोज करता हूं। नहीं, देखिए वॉल्यूम डाउन का तो हम आपका भी नहीं करेंगे, फिर आपको कुछ कह देंगे तो आप फिर जवाब कैसे देंगी। ठीक है कमल जी, अब आप सुनिए ना, आप देखिए डिबेट में ऐसे टाइम खत्म हो जाता है, 30 से 35 मिनट ही बाकी होता है। लॉजिकल प्रॉब्लम है भाजपाइयों को कि जब कांग्रेस का प्रवक्ता बोलेगा, इन्होंने इंटरप्ट करना है ताकि हमारी बात जनता तक ना पहुंचे, लेकिन जनता तक हमारी बात पहुंच गई है। 5 सीटें हमने छीन ली, झपट ली इनके हाथ से। इसका इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इनको पता है कि ये हारने वाले हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। 750 किसानों की हत्यारी ये सरकार। 4 किसान अभी हमारे ड्रोन दीदी का प्रोग्राम आना था, वो नहीं आया। ड्रोन दीदी से भी क्या खड़े करवाएंगे किसानों को? पीपीपी परमानेंट परेशानी पत्र पता चले। एक बार इनको बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। ये है इनको तकलीफ है। अरे किसानों को आपने तो मार दिया, आपने वो खत्म करा, आपने खत्म करा। सबर करो ना, सवाल पूछो। चलिए ठीक है, वापस विदु रावल जी, कमल जी, दोनों देखिए फिर ये आधा समय खत्म हो जाएगा, नहीं पहले उत्तर रावल जी आप जवाब ले लीजिए एक बार। रावल जी जवाब ले लीजिए, कमल आनी आप जवाब दे दीजिए। नहीं है ना, ये मेरे को एक्सपोज क्या करेंगे, खुद एक्सपोज हो रही है, तो ये बोलने नहीं देते कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। नहीं वो आप दोनों पर्सनल हो रहे हैं, तो उसमें फिर निश्चित। ठीक है कमल जी, आराम से आप अपनी बात को रखिए पहले, जो आपको मुद्दे की बात, फैक्ट्स। आंख के अंधे नाम नैन को, किनको सब कुछ हरा कहते हैं ना, सामान के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है। इनको लगता है सारे वर्ग खुश हैं, लेकिन धरातल पर इनको कुछ जानकारी नहीं है, कुछ भी इनको पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठ और झूठ बोलना 10 साल से यही काम करते आ रहे हैं ये। और गोदी मीडिया की संज्ञा पहले नहीं थी, 2014 में सब सत्ता से सवाल किए जाते थे, लेकिन सबको काबू कर लिया तानाशाह ने, पहली बात। दूसरी बात, फिर आप पर्सनल हो रहे हैं तो फिर मैं इनका ऑडियो भी, आप फिर यही तानाशाही बोला जाएगा तो। कमल जी डिप्लॉयमेंट पॉलिसी लाए, 1,10,000 लोगों को जो नौकरी दी तानाशाह बोलेंगे तो फिर क्या मैं इनको कैसे रोकूंगा? कोई ग्रेच्युटी नहीं है उसमें, कोई उनको फायदे नहीं है। अच्छा, और इन्होंने अभी घोषणाओं पर घोषणाएं करी जा रहे हैं नायब सैनी जी, तो अब ये बता दें, अब मान भी रहे कई बातों में कमियां रहेगी, तो सही खट्टर जी सही है, ये नायब सैनी सही है, ये भी बताएं मुझे। सुन लो सवाल, फिर जवाब भी देने के लायक हो गए, वरना जवाब देने लायक नहीं रहोगे। चलिए जवाब, ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर आपने मारा, अभी आपने विनेश फोगाट के लिए भी आपने उसको करवाया आपने। आप महिलाओं के धुर विरोधी हैं, आप उनका सम्मान करना नहीं जानते, क्योंकि आप चैनल पर ही बोलने नहीं देते महिलाओं को, आप चैनल पर ही बोलने देते महिलाओं को। दूसरी बात सुनिए, आए आपको खुद करनी लोगों की नहीं। ठीक है, अरे एक मिनट, कमल आनंद जी आप आरोप पे आरोप लगा रही हैं, उनके द्वारा फैक्ट्स फिगर्स दिए गए। कमल जी लाभार्थी 5वीं का आपका बच्चा पोर्टल में ठीक है, दिखाए जाते हैं। क्या महिलाओं का अपमान कैसे? कमल आनंद जी महिलाओं का अपमान कैसे? 15 लाख से अधिक शौचालय बनाए, आपने कितने शौचालय बनाए बताइए? हमने उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 20 लाख महिलाओं को, हरियाणा में गृहिणियों को गैस सिलेंडर, गैस का कनेक्शन दिया। आपने कितना दिया बता दीजिए। अरे आप
बंद रखो। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? एक काम तो अरे ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा देर आप लोग रुक जाइए, आप लोग आपस में अगर इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक, किसकी माने किसकी नहीं माने। चलिए एक मिनट रुद्र प्रताप जी, क्योंकि ये माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। अरे नहीं ठीक है, कहाँ जा रही है बात, ये मानसिक नहीं, ठीक है, नेशनल टेलीविजन वापस मैं कह रहा हूँ। रुद्र प्रताप जी चलिए विदु रावल जी, कमल हांडा जी, प्लीज मैं कभी आवाज डाउन नहीं करवाता, मैं नहीं करवाता। 2 मिनट शांति करिए, चलिए 30 सेकंड शांति कर लीजिए, नहीं करेंगे क्या? मैं फिर ऑडियो डाउन करवाता हूँ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 30 सेकंड नहीं, बस ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, आपको कोई नहीं सुन रहा है। रुद्र प्रताप सिंह जी को मौका देता हूं, आप दोनों को मौका दिया। अब रुद्र प्रताप सिंह जी, पहले आप पूरा विश्लेषण बताइए, और कहां फूट चल रही, कहां नहीं चल रही, और उनकी तरफ से जो कहा गया, इनकी तरफ से कहा गया, सुनने में कितना है वो आप जाने, लेकिन एनालिसिस क्या है हरियाणा के चुनाव का। कमल जी प्लीज थोड़ी देर, रुद्र प्रताप जी भी हैं, उनको मौका दे, फिर आप पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, फिर नहीं ठीक है आएंगे। आपकी ऑडियो अभी दोनों की, विदु रावल जी की भी बंद है, आपकी भी बंद है, रुद्र प्रताप जी की ऑन है, एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते। चलिए रुद्र प्रताप जी आप बोलिए तो सही, आप फिर मौका खत्म हो जाएगा। हाँ आ रही, आप जोर से बोलिएगा सर। देखिए शिवम जी, क्या है, अब तो आप डिबेट की देखकर लग रहा है कि चुनाव हरियाणा में अब डेट अनाउंस हो चुकी है, और दोनों राजनीतिक दल अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए। देखिए ये चुनाव जो है दोनों पार्टियों की साख का चुनाव है। कारण क्या है कि 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और पिछले अगर 1-2 चुनाव की बात करी जाए तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर 19 के विधानसभा की बात करें, तब भी वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो था, बहुत कांटे का मुकाबला था, थोड़ी सी सीटों का कम ज्यादा का फर्क था। और वही जब आप लोकसभा में आते हैं तो इस लोकसभा में देखेंगे कि दोनों पार्टियां बराबरी पा गई हैं। तो दोनों पार्टियों का जो मनोबल है चुनाव को लेकर के ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब इसमें देखना है कि 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, या जैसे बहुत सारे इस बीच में ऐसे मुद्दे हो गए हैं, जैसे जिसमें सरकार के प्रति, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री बदलना भी एक मैसेज हो सकता है कि भाई अगर सारा कुछ सही था तो मुख्यमंत्री को बदलने की क्या जरूरत है। या ये भी फैक्टर काम कर सकता है कि मुख्यमंत्री बदलने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन इन सब चीजों में जो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज आप देखेंगे कि जो दोनों पार्टियों की जो लड़ाई है एकदम नेक टू नेक है। इसमें आप ये नहीं कह सकते इस बार हरियाणा चुनाव में कि कौन पार्टी चुनाव जीत रही है, कौन पार्टी चुनाव हार रही है। तो ये चुनाव के बीच ही होगा, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुझे अब जब लगता है कि जो होने वाली है वो प्रत्याशियों का चयन होगा, कि प्रत्याशी किस तरह के सेलेक्ट किए जाते हैं, उनका क्या समीकरण होता है। क्योंकि मुद्दे तो सेट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव में 2 दिन 1 महीने का आसपास का चुनाव, 1 महीने के चुनाव में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जो प्रत्याशियों को लेकर के बातें होती है वो महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। जिसका सिलेक्शन प्रत्याशियों को लेकर के बेहतर होगा, मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा, क्योंकि दोनों पार्टी बराबर स्थिति में है। तो वो चीज मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा से रोल प्ले करेगा। हाँ ठीक है, चलिए कमल हांडा जी, मैं आपका ऑडियो अप कर रहा हूं, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, फिर विदु रावल जी पर जाएंगे। आपका ऑडियो अब कमल हांडा जी आप बोलिए, चलिए आप क्या काउंटर देना चाहते हैं? मैं ये कह रही थी, इन्होंने कहा दोनों बराबर की उसमें है, लेकिन मैं बता दूं कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें हमने 46 जो है हमारी विधानसभा हमने कवर कर ली थी। हमारा वोट प्रतिशत पूरे इंडिया में हाईएस्ट था 47.62%, जो कि हाईएस्ट हरियाणा में था। हमारा 20% वोट बढ़ा हरियाणा में, भाजपा का 12% वोट घटा। ठीक है, दूसरी बात ये जा रहे हैं। और एक बात और बताना चाहूंगी कि नायब सैनी और कल नायब सैनी भिड़ गए पत्रकारों के साथ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी। अच्छा। नायब सैनी कल भिड़ गए पत्रकारों के साथ कि भाई वो घोषणाओं पर घोषणाएं करी जा रहे हैं, घोषणा मंत्री हो गए, अब तो एंड टाइम पर तो इनको सीएम बदलना पड़ा। वैसे भी बैसाखी पर थे, चाहे केंद्र में है चाहे यहाँ पर हैं। और नानी याद आए कि जब हरियाणा में हारेंगे और जब महाराष्ट्र में भी साथ में नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको हम किश्तों में हारे, हम लोग एकदम से ना हारे। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारा जो इस टाइम पे जो इन्होंने 10 साल में जनता को प्रताड़ित किया, जो इन्होंने प्रदेश को लूटा है, और जो इन्होंने पहलवान बेटियों का जो अपमान किया है, ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। भाजपाई कोई भी हो, चाहे प्रवक्ता हो चाहे इनका कोई मंत्री हो, कैसी तो देखिए आप स्टेटमेंट दे देते हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, दूसरी बात, खेल कोच के लिए क्या कहा था खट्टर ने, मैं इस्तीफा नहीं लूंगा। और चंद्रयान पर तो नौकरी देने की बात करते हैं। 5वीं क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा, इनके पोर्टल की बात बता दूं मैं,
5वीं क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमाते हुए दिखा रहे हैं। 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने खत्म कर दी और इन्होंने दलितों को और गरीबों को इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया। सिलेंडर जो 300 का देने वाले थे 1100 पार। ठीक है, सुनिए सर, 2 मिनट बोलने दीजिए, उसने बहुत डिस्टर्ब किया। पेट्रोल आप देखिए, आटा, दाल, सब्जी, दूध, दही, यहाँ तक कि दूध में बच्चे के मुंह से दूध भी छीन लिया इन्होंने, महंगा कर दिया। जो 35 रुपए किलो हुआ करता था 60 रुपए किलो हो गया, गब्बर सिंह टैक्स लगाकर। और सुनिए आप, और इन्होंने पेट्रोल डीजल का देखिए, और कहते थे ना रुपया गिरता है तो मित्रों प्रधानमंत्री की साख गिरती है, देश की साख गिरती है। अब रुपया जो है 83 रुपए 80 पैसे पे है अब देश की साख। क्या ठीक है, हिंदू मुस्लिम और वो क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर दीजिए। एक मिनट सर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई सर। क्षेत्रवाद की बात का जवाब देना है सर, 5 सेकंड। क्षेत्रवाद की बात का जवाब देना है। जो हमने 4 पावर प्लांट लगाए थे वो क्या सिर्फ रोहतक में थे? जो हमने जो यूनिवर्सिटीज बनाई, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हमने, जो हमने डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया हमने, जो है पदक लाओ पद पाओ, ये हमारे हुड्डा सरकार की ही देन थी। इन्होंने तो हम 5 करोड़ तो हम देते ही थे, ये कहते हैं हमने 6 करोड़ कर दिया। 5 का बेस तो था ना, उसका आधार तो था जिसकी ये बात करते हैं। और दूसरी बात, इनको दामाद जी की आज मैं बात जरा बता दूं, हमेशा बोलते हैं, जरा उसकी बात सुन ले जो ये कहते हैं। ये 2019 में उनको बुलाया गया, वाड्रा साहब को बातचीत हुई, किसके के साथ जमीन खरीदी, किसके साथ बेची, बकायदा 5-6 घंटे ईडी ऑफिस में बिठा के रखा उनको। वो अधर में लटकी हुई है, कहाँ गई? क्योंकि कुछ था ही नहीं, मिला ही नहीं। राहुल जी के घर को, राहुल जी को 55 घंटे के लिए बुला लिया। चलिए दामाद तक की बात सभी नहीं, ठीक है, 1-1 मिनट करके फिर काउंटर भी तो आना चाहिए जितने आपने आरोप लगाए। एक बात आपने ये नहीं कही, उनके पास पेन है, प्रोफेसर है, he will note it down. नहीं, वो ठीक है, दोनों ही नोट डाउन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दोनों के हाथ में पेन है, दोनों नोट डाउन कर रहे हैं। एक कमल हांडा जी, नहीं समय खत्म, ऐसे हो जाएगा। एक प्रश्न कमल जी सीबीआई की रेड पड़ी, 121 इनकी पार्टी में जमा है। ऑडियो आ रहा है, कमल जी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। क्या आपका जो फूट की बात भी कही जा रही है, कुमारी शैलजा की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अलग अलग, क्या सारे अपने अलग अलग कर रहे हैं? ये इस पर थोड़ा ऑडियो आप इनका, बोलिए कमल जी। क्या कह रहे हैं कि मैं अपने बलबूते जीता हूं, भाजपा के बलबूते नहीं जीता। अनिल विज ने क्या स्टेटमेंट दी, और अभी तो नायाब और खट्टर। नहीं, ये आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और ये कुमारी शैलजा जी के बारे में नहीं बता रही हैं। सब कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। आप हुड्डा जी और शैलजा जी के बारे में नहीं बता रही हैं। मैं बता रही हूँ, सब इकट्ठे हैं। आपने देखे नहीं, होर्डिंग्स देखे नहीं आपने? ठीक है। डिबेट में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कमल हांडा जी आपको बराबर समय दिया, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर विदु रावल जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या इनके जो आरोप लगाए गए हैं कितने सही कितने गलत, तो उनको मौका मिलेगा। छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तो हरियाणा में अब जल्द चुनाव है और जल्द चुनाव को लेकर अब तैयारियां भी तेज हैं, और हमारे डिबेट में भी कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं और भाजपा की प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ इस वक्त। कमल हांडा जी, आपको बराबर का मौका दिया, अब जवाब ले लेते हैं विदु रावल से, फिर आएंगे आपके पास। विदु रावल जी ठीक है, कमल हांडा जी ठीक है, देखिए चलिए अब उनको मौका, उनको सुनिए, जवाब दीजिएगा। वो सुनती हास्यास्पद बातें करती ही नहीं, तो उनको एक बार इग्नोर करना पड़ेगा। मेरी कमल हांडा जी, अब आपकी आवाज को अब रोका है, उनकी आवाज को बंद किया था मैंने, अब आपकी आवाज को थोड़ी देर बंद किया है। इनको बोलने दीजिए, फिर आप आइए। वो नहीं रुकेंगी, वो थोड़ा सा नहीं, फिर आप विदु रावल जी आप जवाब दीजिए, फिर ऐसा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे इस बात पे आपत्ति थी कि मैंने बहुत सारे आंकड़े रखे और उसको इन्होंने झूठा कहा। तो मेरा ये डिबेट ये निवेदन रहता है कि किसी को भी झूठा कहकर चले जाना, कम से कम एक झूठ तो बता दो। अब इन्होंने जो नहीं किया वो मैं बताता हूँ, वो मैं करता हूँ, समझी, मैं करता हूँ। इन्होंने कहा कि 5 लाख। कमल जी, आपकी आवाज नहीं, मैं फिर आपको ऐसा ना लगे कि आपकी आवाज नहीं जा रही, अभी रोका है मैंने, उनको मौका दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मानिए वो नहीं, अभी आप फिर पर्सनल जा रहे हैं, फिर यही दिक्कत हो जाएगी। बोलिए विदु रावल जी, आप। शिवम जी, मैं पहली बार डिबेट, मेरी बात सुन लीजिए, आप इनको भूल जाइए कि ये कुछ इशारे कर रहे हैं, भूल जाइए, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ। इन्होंने एक बात की कि 5 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी, 5 लाख बुजुर्गों को पेंशन काट ली। ये बात जो है ये सदन के बाहर रखते हैं बार बार। सदन के अंदर जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज किया था कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ये 5 लाख का आंकड़ा लेकर आते हैं, कहां से लेकर आते हैं, सदन में रखिए, क्योंकि सदन में प्रिविलेज मोशन आ जाता है, सदन में आप झूठ बोलते हैं तो उस पर प्रिविलेज आ जाता है। असल आंकड़ा क्या था? 2,77,000 लोगों की इस काल अवधि में जो है पेंशन कटी।
उसमें से 2,43,000 ऐसे थे बुजुर्ग जो इस धरती पर ही नहीं है, जो स्वर्गवास जिनका हो गया, जिनका स्वर्गवास उनका कैसे होगा। 25,000 ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी पेंशन लगी हुई थी, लेकिन वो कटी जरूर निश्चित तौर पर। वो इसलिए कटी क्योंकि वो इनकम टैक्स पे ही थे और वो उस स्केल के अंदर नहीं आते थे। जो जिनकी 6-6, 7-7 लाख इनकम है, उनको हम तो 1,80,000 हरियाणा सबसे अधिक देता है पूरे हिंदुस्तान में। 1,20,000 से अधिक जो है उनको आप बीपीएल परिवार नहीं मानते हैं, हरियाणा में 1,80,000 को मानते हैं। हमने तो स्केल बढ़ाया हुआ है, इसके बावजूद भी। अच्छा, बाकी जो थे जिनका को अलग अलग कारणों से जिनका हटा, तो ये 5 लाख की फिगर हुड्डा को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज किया था, इनको मैं कर दूंगा अगर बता दें तो नहीं। तो फिर इन्होंने दलित की बात कही। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, छोटा सा काम, हम एक बार गूगल सर्च करेंगे मिर्चपुर कांड और देखेंगे मिर्चपुर कांड क्या, क्योंकि डिबेट्स में इतना समय नहीं होता कि मैं पूरा का पूरा कांड बताऊं। पूरे का पूरा गांव पलायन कर गया था दलितों का। दलितों की बस्ती में हुड्डा सरकार के दौरान आग लगाई गई थी। एक गोहाना कांड और मेरे कहने से कर लीजिएगा। ये किस प्रकार दलितों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा, खुद सोनिया गांधी आई थी हिसार में और आकर कह गई थी ये अमानवीय है। अच्छा, एक इन्होंने और बात कही, पदक लाओ पद पाओ। अभी कुछ दिनों पहले जब विनेश फोगाट वाला विषय सारा आया, तो विनेश फोगाट के जो चाचा जी हैं महावीर फोगाट, वो टीवी के सामने आए और उन्होंने पूछा कि जो ओरिजिनल दंगल गर्ल थी, उनकी खुद की पुत्री गीता फोगाट और उनकी छोटी बहन बबीता फोगाट, उन दोनों को कोर्ट जाना पड़ा था। ये जो पदक लाओ पद पाओ नहीं था, हुड्डा के गुण गाओ और पद पाओ, ये स्कीम थी। जो हुड्डा के गुण गाता था को तो डीएसपी बना देते थे। गीता जो पहली महिला रेसलर थी भारत की जो ओलंपिक क्वालिफाई कर पाई, कॉमनवेल्थ में 2 बार। बबीता जो है उसके क्लोज फॉलोअर थी। एक को इंस्पेक्टर लगाया, एक को सब इंस्पेक्टर गया, दोनों कोर्ट में गए और कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारकर दोनों का जो है हुड्डा के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और कहा कि भाई इनको दोनों को जो है रीइंस्टेट किया जाए। वो कोर्ट द्वारा लड़ाई जीत कर ये कह रहे पदक लाओ एक और बात कही, मैं बात बहुत एक के बाद एक झूठ एक्सपोज कर रहा हूँ, केवल अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। बस 1 मिनट और दे, बस 1 मिनट ही है, बिल्कुल 1 मिनट क्लोज करिए। हाँ, देखिए कितना आप कमल जी मेरे बाद आप बोलिएगा, मैं आपके समय चुप रहा, मेरे बाद आप। ठीक। अच्छा, इन्होंने कहा किया था ना, अब सबका ऑडियो ऑफ है, क्योंकि समय अब खत्म होने वाला है। विदुर रावल जी जल्दी से जल्दी से। अच्छा, तो ये एसटी गब्बर सिंह टैक्स की बात करती हैं और क्योंकि कोई और जानकारी तो है नहीं, केवल हुड्डा की रैलियों से सुनकर यहाँ डिबेट में आ जाते हैं। इससे पहले पैक्ड फूड पर क्या वैट नहीं लगा करता था, तब 7% वैट लगा करता था। अब अगर पैक्ड फूड खुले दूध पर कोई वैट नहीं है, ये कह रहे हैं, ये सुनकर आ जाते हैं, बस बिना दिमाग लगाए यहाँ बोल देते हैं। फिर पेट्रोल डीजल, आज हिंदुस्तान में 5 सबसे ज्यादा महंगे जो राज्य हैं जहां पेट्रोल और डीजल मिलता है, 5 के 5 जो है गैर भाजपा या 3 तो कांग्रेस शासित प्रदेश है। खुद कांग्रेस जो कि यहाँ पर आकर चंडीगढ़ में चूड़ियां तोड़ते थे, छाती कूटते थे पेट्रोल डीजल पर। जैसे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, तुरंत 3 रुपए लीटर डीजल, 3 रुपए लीटर पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। अभी कर्नाटक, शिवम जी एक और छोटा सा, कर्नाटक के अंदर जो है अभी चुनाव खत्म होते ही इन्होंने 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल क्यों बढ़ा दिया? चलिए, अन्य पूरे हिंदुस्तान में चलिए जवाब भी ले लेते हैं। बिल्कुल रावल जी, आप जवाब लीजिए। कमल जी जल्दी से। आदमी पर भाजपाई लाइसेंस लेते हैं, जैसे इनकी स्मृति ईरानी, जिसको हमारे एक कार्यकर्ता ने हरा दिया अमेठी से, उसने मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस लिया था। एससी से कितने तमाचे आपको पड़े, सुनिए, एससी से कितने तमाचे आपको पड़े, आप बताइए। और आप अडानी की फेवर क्यों करते हैं? अडानी की फेवर किस लिए? पैसा मिलता है, हॉर्स ट्रेडिंग आप करते हैं। सुनिए, आदिवासियों पर पेशाब आप करवाते हैं, आदिवासियों पर पेशाब आप करवाते हैं। अभी भी यूपी में एक दलित लड़की को इन्होंने मार पीट कर उसको ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया, जैसे हाथरस की गुड़िया को आधी रात को केरोसिन तेल डालकर जलाया था इन्होंने। और ये मणिपुर की बात कभी नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, इतना डिबेट लंबा नहीं है। ठीक है, नहीं मणिपुर नहीं, आप वापस मणिपुर नहीं, मौका देते। कोलकाता की भी हमने बात नहीं, कोलकाता का भी विषय नहीं उठाया। कोलकाता के लिए बुलाया, फतेहाबाद में नायब सैनी ने कोतली, आप जानते होंगे, हरियाली 30-25 की जाती है भाई बहनों। चलिए, ठीक है। रुद्र प्रताप जी, नहीं, आप दोनों को मौका दिया। रुद्र प्रताप जी, क्लोजिंग में आपको मैं मौका देता हूं, एक विस्तार से आप जरा समझा दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा माहौल। मुझे आपने सही कहा था, राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब चुनाव की डेट आ गई, तो दोनों अब मतलब हर दोनों पार्टीज जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, फाइनल कमेंट्स आपसे। ये सारी चीजें चुनाव पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन जो
की सारी चीजें तभी निकल कर आएगी जब प्रत्याशियों का चयन होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा गुटबाजी है। हाँ। और वो गुटबाजी अभी तक इस नहीं दिखाई दे रही खुलकर के, क्योंकि अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ। जैसे जैसे प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर होंगे और या चयन की बात आ जाएगी, आप देखेंगे वो गुटबाजी आपको दिखाई देगी, और वो सबसे बड़ा फैक्टर इस बार चुनाव में काम करेगी, क्योंकि दोनों पार्टी की स्थिति मुझे लग रहा है कि इस बार बराबरी की है। तो अगर प्रत्याशी के चयन में जो पार्टी बेहतर काम कर पाएगी, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार उसी की बनने वाली है, और उसी के साथ आपको असल राजनीति दिखाई देगी कि कौन किस स्थिति में है, किसमें कितनी गुटबाजी है, कितनी गुटबाजी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए बराबर का मौका दिया, लेकिन वही है कि अब इलेक्शन के डेट आ गए। दोनों को मैं कहूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी का चर्चा करने का मौका नहीं मिला। कमल राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय था, इतना ही होता है। विदुर रावल जी धन्यवाद, ऋतु प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे थे हरियाणा की, और आपने देखा जो प्रवक्ता आए थे, और अब ये एक इशारा इस बात का होता है कि चुनाव बेहद करीब हैं, तो अब थोड़ा सा एनर्जी लेवल्स भी हाई हैं, एक्साइटमेंट भी हाई हैं। अब ग्राउंड पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, चुनाव का प्रचार करना पड़ेगा, और जो प्रचार होगा वो वोटों में तब्दील भी करवाना पड़ेगा, तब जाके जीत सुनिश्चित होगी। तो चलिए, आज के मुद्दे में आपको हरियाणा के बारे में बताया, और फिर कल एक नए मुद्दे पर आपके साथ पेश हो जाऊंगा। मैं शिवम दत्त मेहता, और रात को 9 बजे जनमत में मिलता ही हूं आपके साथ। आज्ञा दीजिए मुझे और मेरी टीम को। जय हिंद।